नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं प्रभात बोस स्वर्ण संगीत नाट्य समारोह के 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत आज तृतीय व अंतिम दिवस में नगर की प्रख्यात नाट्य संस्था आकांक्षा थिएटर आर्ट्स प्रतिभागी संस्था के रूप में आज मसीहा का मंचन करेगी, जिसके लेखक हैं सागर सरहदी और निर्देशक हैं अनुपम बेसारिया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में जो माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं वो हैं माननीय प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय श्री BN ओझा, उप निदेशक लोकल फंड अकाउंट्स, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग। इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें, हमें खेद है कि हम अपने सम्मानित रंग दर्शकों के समक्ष आधे घंटे देर से उपस्थित हुए, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज सबसे पहले भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय अपने शुभ कर कमलों द्वारा दीप को प्रज्वलित करेंगे। तदुपरांत वो रंगमंच के मध्य पर आएंगे ताकि उन्हें सम्मान किया जा सके और तदुपरांत उनका आशीर्वचन यहाँ पर होगा, जो कलाकारों के और रंग दर्शकों और निर्देशक के प्रति समर्पित होगा। हमारे संस्था के संरक्षक महोदय हम कलाकारों के लिए, हम तुच्छ कलाकारों के लिए एक शेर कहकर गए और जो हमेशा के लिए इस दुनिया से बड़ी दर्दनाक मौत के साथ वो चले गए। उनका नाम था IG DC पांडे। हम कलाकारों के लिए उन्होंने एक शेर समर्पित किया था। वो शेर मैं आपके सामने आज कहने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप उसे ज़रूर पसंद करेंगे। हम चाहेंगे कि आप उसको बड़े ध्यान से सुने तो उसका आनंद कुछ और ही होगा। वो कहा करते थे, हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए। कलाकार को वो एक फकीर कहते थे। हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाएं, कल ये हवा हमें न जाने कहाँ ले जाए। हम कुछ देने के काबिल ही कहाँ, हम कुछ देने के काबिल ही कहाँ, हो सके तो हमसे जीने की अदा ले जाए। इसी के साथ मैं स्वर्ण संगीत के अध्यक्षा श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी और सचिव श्री तरुण मुखर्जी जी से अनुरोध करूंगा कि वे रंगमंच पर हमारे सम्मानित माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय को ससम्मान मंच पर लाकर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ करवाएं।
हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय श्री पी.एन. ओझा साहब का सम्मान किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे डाइस पर आकर कलाकारों को और हमारे रंग दर्शकों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। स्वर्ण संगीत नाट्य समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, और मैं धन्यवाद देता हूँ समस्त जो हमारे इस कार्यक्रम के कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हैं। ऐसे समस्त जो कला प्रेमी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। संगीत और नाट्य एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जितने भी पद हैं वो सारे गेय थे, और सामवेद पूरी तरह से गायन का वेद ग्रंथ है। और एक प्रकार से कला जब से मनुष्य इस धरती पर आया और उसने अपना जीवन एक सामाजिक प्राणी के रूप में शुरू किया, तो कला उसके साथ साथ जुड़ी रही। चाहे वो भीमबेटका की गुफाएं हों, चाहे सामवेद जैसा ग्रंथ हो, चाहे जहाँ कहीं भी आदि मानव रहा या मनुष्य विकास क्रम में आगे बढ़ा, उसने संगीत को अपने साथ हमेशा रखा। और जो नाटक है, नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें गद्य भी रहता है, पद्य भी रहता है, लयात्मकता भी रहती है और क्रिएटिविटी भी रहती है। इस रूप में ये दर्शकों पर बहुत गहन प्रभाव डालता है। कालिदास जी लिखते हैं कि जब नाटक का मंचन होता है तो वो मन मस्तिष्क के साथ साथ संपूर्ण वातावरण को भी संकरित करता है। और इस रूप में नाटक एक ऐसी कला के रूप में समाज के सामने आया जिसकी लोकप्रियता
किसी न किसी रूप में हमेशा जीवंत रही। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो नुक्कड़ नाटक बहुत चलते थे और यूनिवर्सिटी कैंपस में अक्सर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से युवाओं को जागृत करने का कार्य किया जाता था। अभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है हम लोगों के कॉलेज में जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज हो, उसमें नुक्कड़ नाटक अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसके माध्यम से जो अभिव्यंजना लोगों के मन मस्तिष्क पे आती है उसका बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव युवाओं पर पड़ता है, या युवाओं के, मैं तो समझता हूँ समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। लेकिन चूँकि हम युवाओं के साथ ही आगे बढ़े हैं और हमेशा हर साल हमें लगभग 5000 ऐसे छात्रों से परिचय होता रहता है जो समाज की किसी न किसी दिशा में वो जा कर के आगे अपनी एक छाप छोड़ते हैं, उनको मार्गदर्शन देने का कार्य सौभाग्य हमें मिलता है। इस रूप में हम समझते हैं कि नुक्कड़ नाटक या नाटक की कोई भी विधा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमें कई 3 नाटकों का विवरण मिला है, देखने का सौभाग्य मिलेगा। ये हम लोगों के लिए या हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संगीत के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान रखने वाले ऐसे कलाकार जो लोगों को एक संदेश देने का कार्य करते हैं अपनी सृजनात्मकता के द्वारा, उनका जीवंत अभिनय करने का एक देखने का अवसर हमें मिलेगा। मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ संगीत के जो स्वर्ण संगीत नाट्य समिति है, इसके समस्त पदाधिकारीगण को उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया जिसका आज मुझे एक अतिथि बनाया गया। मैं आपको बार बार इस बात के लिए भूल प्रशंसा करते हैं कि आपने इस योग्य मुझे समझा। ऐसे कलाकारों को देखने का सौभाग्य हमें प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए संपूर्ण उपस्थित सारे बुद्धिजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी ने जो कहा वो यथार्थ सच है और सही है, क्योंकि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र प्राचीन ग्रंथों में एक ग्रंथ है। 4 ग्रंथों के अलावा ये 5वें ग्रंथ के रूप में माना गया है। तो आइए चलते हैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित स्वर्ण संगीत के 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत आज की नाट्य समापन की उसमें समापन दिवस पर हम आपके सामने सागर सरहदी की नाट्य रचना मसीहा का नाट्य मंचन करने जा रहे हैं, जिसका नाट्य निर्देशन कर रहे हैं नगर के वरिष्ठ रंग निर्देशक अनुपम बिसारिया। जिंदड़ी दा कोई ना एक बारी मिलवे चन्ना, जिंदड़ी दा बसा बंसिए अरे कियो बदलो ओए सुबह दर्दा बयान क्यों कर रहा है? ओ यारा जब कुछ नहीं सूझदा ना तो दर्द ही होता है। ओए औरा दी याद बहुत आंदी है तो खैर छड़ देख धुंध बहुत आ रही है, हाथ नहीं दिख रहा। ओए सब दिख रहा है और निशाना बाण के दिखाऊं और तट्टा निशाना बाण दूं तो सवेरे खबर दौड़ जाएगी कि एक हिंदुस्तानी सिपाही हलाक। अब गुजर मेरा निशाना भूल गया
ओए कैसे बचपन में गुलेल से बेर गिरा देता था। हाय हाय हाय, अरे उसी दिन से तो ये क्या है कि तोड़ी सी आंख दबसाना बनाऊं। ओए बड़ा बड़ा कोई परवाह नहीं। ओए मेरे काल अमेरिकी असला हैगा। ओए वो तोड़े कोल अमेरिकी असला है। ओए बंसीए, वो तोड़े कोल अमेरिकी असला है तो साडे कोल भी अमेरिकी असला है। ओ यार ये अमेरिका चाहता की है। और कहने को तो मदद कर रहे हैं। ओए सबको हथियार देते हैं, लड़ो खूब लड़ो, एक दूसरे को भून के रख दो। ओ ओए नफरत को धर्म समझो, अपने पर आए दोस्त यार और सबका कत्ल कर दो। ओ सही कहंदा है यार। और ये अमेरिका यही चाहता है वो सब मर जाए, बस यही बचा रहे। और वैसे तो लेक्चर चंगा देंदा है। ओए कभी कभी सोचता हूँ। ओए अरे भाई सोचा मत कर, सोचा मत कर। और झट देख और धूप निकल आई। ओए यार फजलू, ओए तुम्हारी एक बहन सी। हाँ ओए नाम की सा? मुराद। ओए अब तो वो जवान हो गई होगी। हाँ यार सही कहता है। ओए देख देख, ओए गलत बात गलत बात। और बहन तो तड्डी में लगी। हेलो उस्ताद जी फिर थे आ गए। और बेचारे अपनी बहन का इंतजार कर रहे हैं, हर वक्त बस एक ही रट। ओ उस्ताद जी सत श्री अकाल। और जी ज्यादा नजदीक ना हो, ये बॉर्डर है। आप कप्तान साहब के गुरु हैं इसलिए दस रहा हूँ। बेचारे लिफ्टी जी, कैप्टन साहब बता रहे थे ये उनके स्कूल में उस्ताद रह चुके हैं। तकसीम की भगदड़ में बहन कहीं बिछड़ गई, उसी की तलाश में। हाँ बेटा, उसी की तलाश कर रहा हूँ। जब कोई जत्था आता है तो ऐसा लगता है कि उसमें मेरी बहन जरूर होगी, लेकिन बदकिस्मती मायूसी ही हाथ लगती है। खैर बेटा, आज दिन कौन सा है? ओ पगलू, उस्ताद जी को बता जी कौन सा वार है? उस्ताद जी हमारे लिए सारे दिन एक जैसे होंगे हैं। तो क्या जुम्मा और क्या जुमेरात, बस एक दिन मुकर्रर है, वही मौत का दिन। ओ उस्ताद जी, और जी आप इतने ज्यादा देर इंतजार ना करो। अब यार भी बॉर्डर और रिफ्यूजी कैंप है, वहां भी देखिए कहीं वहां आना पहुंच गई हो आपकी बहन। अब भाई इतने तो आप खाक चाल चाल कर थक गए। और जी आप इतने ना आया करो, कहीं गलती से कभी कोई गोली वोली लग गई तो भाई हमें बड़ा अफसोस होगा। बेटा, आप उस पार के फौजी से वाकिफ हैं? हाँ हाँ, ओ जी तकसीम से पहले हम दोनों गुजरावाला के एक ही मदरसे में पढ़ते थे। अब वो इलाका पाकिस्तान का इलाका है और वो पाकिस्तान का फौजी है और मैं हिंदुस्तान का फौजी। और जी क्या किस्मत है, कल तक हम यार थे और आज दुश्मन है। आप दोनों के पास बंदूकें हैं, क्या एक दूसरे को मार सकते हैं? जी बिल्कुल मार सके हैं। और जी वो हमें मार सकता है और मैं उसे। और जी गोली मारना तो साडा खेल है और बंदूक साडे लिए खिलौना। मारना जरूरी है। हाँ उस्ताद जी, हमारी अपनी अपनी सरहदें हैं, हमारे अपने अपने मुल्क। और कभी हम यार थे और आज दुश्मन हैं, या यूं कहें मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? क्या कहें उस्ताद जी, वो हमारे मुल्क के नुमाइंदे आला हुक्मरान वो मुंह चढ़ा फरमान जारी कर देते और हम बॉर्डर पर तैनात तामील करते रहते हैं। वो करते क्या है, करने को मजबूर हैं। और ठीक कहता है। और जी हमें तो ड्यूटी करनी पड़ती है, वो सियासती हिदायत देते हैं और हम अंजाम देते हैं। आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो ये आपस में बातचीत में मोहब्बत का लहजा क्यों? और जी बचपन की मोहब्बत अपना वजूद दिखलाती है। और उसी मोहब्बत के तहत गोली मारते वक्त हिचकिचाते नहीं। उस्ताद जी मारते वक्त तो नहीं, पर हाँ बाद में चश्मे तर हो जाते हैं। और जी एक बात दसो, और जी आप यहाँ से कहीं चले जाओ,
अब भाई आज के इस हिंदुस्तान की सरहद के अंदर आप कहीं भी महफूज हो, भाई हमारे यहाँ रिफ्यूजी को कोई खतरा नहीं। रिफ्यूजी को खतरा? रिफ्यूजी? अरे किसको बोला रिफ्यूजी? मैं रिफ्यूजी नहीं हूं, मैं एक उस्ताद हूं, एक टीचर हूं। मैंने बच्चों को तालीम दी है, उनको उसूल सिखाए हैं, वतन के लिए वफादारी सिखाई है, जिम्मेदारियां सिखाई है। आपके उसूल जंग के तकसीम में धरे के धरे रह गए, घर से बेघर हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक बहन थी, वो भी बिछड़ गई, ना जाने किस हाल में होगी, क्या हासिल हुआ? मैं पूछता हूं क्या हासिल हुआ? अल्लाह चाहेगा तो आपकी बहन मिल जाएगी उस्ताद जी, आप ज्यादा परेशान ना हो। ओए कोई ना कोई रोजी आ जा रहा है, कहीं भटक गई होगी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। हाँ, रोज सुनता हूं, हर शख्स यही कहता है, पर कहां बिछड़ गई मेरी बहन? मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है, मेरे सीने में लोरियां सोई पड़ी है, चाहते सोई पड़ी है। अरे किस पर कुर्बान करूं अपनी यह कसकती जान? सब्र कीजिए मास्टर जी, इस उम्र में भी आप रोते हैं? नहीं बेटा, रोता नहीं हूं, मेरा दिल रोता है, मेरा कलेजा फटा जाता है। क्या हाल होगा मेरी बच्ची का? अरे कहां खींच ले गए चंगेजी मेरी बच्ची को? क्या करूं, कहां जाऊं? अरे भाई साहब, आप यहाँ? मैं पूरे कैंप में आपको खोज आया। देखिए, आप कैंप से इतनी दूर मत आए दीजिए, बहुत ही खतरनाक इलाका है, कल को कहीं कुछ हो गया तो? लीजिए चाबी। क्यों तकलीफ उठाते हो बेटे? भाई मैं साहब, तो आदी हो गया हूं। आप ही का स्टूडेंट हूं, खिदमत इबादत है, ये आपने बताया है, आपके बताए रास्ते बखूबी याद है भाई साहब। वो सब पुराने ख्याल हो गए बेटे। नहीं भाई साहब, नए ख्याल कभी पुराने नहीं होते। बेटे, वो सब बातें झूठी साबित हो रही हैं। मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, वतन से मोहब्बत करो, वतन की मिट्टी को चूमो, वतन के गीत गाओ। कहाँ चला गया मेरा वो वतन? बिखर गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। साहब, आप बहुत दूर तक गहराई से सोचते हैं, ये सब एक दार्शनिक ख्याल है। अरे इनका वास्तविकता से मतलब कोई मतलब नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। नहीं बेटे, यही सच्चाई है, यही हकीकत है, यही हमारा आज है। कल क्या होगा पता नहीं। क्या बीते कल को आज का कुछ पता था? अच्छा मां साहब, आपको मेरा बचपन याद है? हाँ बेटे, अच्छी तरह से। इस बूढ़े के दिमाग में एक एक लम्हा चस्पा है। याद है मां साहब आपको? आप हर शनिवार की शाम को अपने घर आलमपुर पहाड़ी पर चले जाया करते थे, 9 मील पहाड़ी रास्ता तय करके, और फिर शाम को सोमवार वाले पैदल चलकर सुबह ठीक समय स्कूल आ जाया करते थे। हाँ बेटे, अच्छी तरह याद है। तब ये बूढ़ा जवान हुआ करता था। मुझे देखते ही बच्चे चहक उठते थे।
होता था तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा पसरा होता था। हवा ठंडी ठंडी गुदगुदाने वाली, शरारती, छेड़ने वाली हवा रहती थी। थोड़ा उतरकर जब मैं पहाड़ी दरिया में नहाता था तो मेरा जिस्म मसल्लत से सुर्ख हो जाया करता था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, फूल ही फूल। थोड़ा उतरकर गुरुद्वारे होकर जब मैं घाटी में उतरता था तो सूरज की पीली पीली सुनहरी सुनहरी किरणें हौले से मेरे माथे को चूम लेती थी। बेटा, तब घाटियां लहराती थी, दरिया मचलता था, दिल उछलता था, कोई थकान नहीं होती थी। आपको तो सब कुछ याद है मां साहब, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया। अपने यारों का नाम भूल गया, यहां तक कि मैं अपना गांव भी भूल गया मां साहब। हाँ बेटे, याद है जब गांव की गलियों से गुजरता था तो लोग दूर से आवाज देते थे, अरे उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, मास्टर साहब नमस्ते। मकानों की छतों और दूर तीरों से लोगों की आवाजें आती थी, अरे माँ साहब दूध पीते जाइए, पानी ही पी लीजिए उस्ताद जी। और मैं बाखुशी मसरत से सब कुछ कबूल कर लेता था। मेरे सारे शागिर्द मुस्लिम थे और मैं हिंदू। सारे शागिर्द मुझ पर जान छिड़कते थे। हाँ मां साहब, कुछ कुछ याद आता है मुझे, कुछ कुछ याद आता है। आप जब स्कूल से लौट कर आते थे, हम सब आपके पैर दबाया करते थे ताकि आपको आराम मिल सके। साहब, मैं, सरफराज, गनी, वो अब्दुल, वकार, हुसैन, मतलब सभी लोग आपकी खिदमत करते थे और आप रास्ते के लतीफे सुनाया करते थे। हमारी जमात सबसे अच्छी मानी जाती थी और मां साहब आपके व्यवहार से, आपके अखलाक से पूरा गांव आपकी इज्जत करता था। हाँ बेटे, सब कुछ छूट गया और आज हम बच्चों के मसीहा से रिफ्यूजी हो गए, रिफ्यूजी हो गए। ठीक कह रहे आप। मेरी समझ में नहीं आता कि हम रिफ्यूजी कैसे हुए। शायद पॉलिटिक्स, सियासत। कितना घटिया लफ्ज है ये रिफ्यूजी। हिकारा तो नफरत भरा हुआ। मैं इनकार करता हूं कि मैं एक रिफ्यूजी हूं। मां साहब, सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। मेरे घर थानेदार साहब आए थे, कह रहे थे कि अब आपकी हिफाजत करना मुश्किल है, आप कहीं चले जाइए। वो ठीक कह रहे थे, हम सभी के साथ यही हुआ। न जाने कितने लोग अपना घर बार छोड़कर भाग गए। माँ बाप, भाई बहन, इन सबका कत्ल हुआ। बड़ी दरिंदगी हुई मां साहब। बेटे, बहुत दरिंदगी हुई। क्या किया? अरे जालिमों, उजाड़ते वक्त नहीं देखते कि क्या उजड़ रहा है और क्या बच रहा है। मां साहब, आपका यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है और
मैं भी फौज के नियमों से बदला हुआ हूँ। आप यहाँ से कहीं चले जाइए। कहाँ चला जाऊं बेटे? बिना बहन के कहाँ चला जाऊं इस बेशर्म जिस्म को लेकर? मैं यहाँ पास के गांव में आपके रहने का बंदोबस्त करा देता हूँ। नहीं बेटी, बिना बहन को लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा हाँ माँ साहब, आज कुछ लोगों को लाया जा रहा है, हो सकता है उसमें आपकी बहन हो। मैं पता करता हूँ और जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर करता हूँ माँ साहब, ठीक है? और हाँ एक बात और, आप कैंप पे रहिएगा, कहीं और मत जाइएगा माँ साहब, ठीक है? चलता हूँ। कोठे ते का बोले चिट्ठी मेरे मिया दी, ओए चिट्ठी मेरे मिया दी, चिट्ठी मेरे मिया दी। संस्कार हर समय कैंप में खामोश पड़े, बस अपनी बहन की बातें करते रहते। कहाँ भाई की कहाँ बिछड़ेंगे? मतलब ये थोड़ी मुक्ति वाली बात आ गई। आओ भाई आओ, चाहिए बेटा, बदकिस्मत हूँ, जिंदा हूँ, अफसोस की बात है। बात बताओ, मेरे मरने से या मेरी मुक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे क्या मतलब? मासब, मुझे तो मुक्ति से मतलब है। मतलब बड़ की मुक्ति मिल गई, मैं वो आराम आए। शराब पी के है ना? पी के अच्छा, बड़ी आसानी से मिल जाती है तुम्हारी मुक्ति। बताओ, मुक्ति पाने के लिए जतन करने, मन को मारना पड़ता है। ये जो साधु सन्यासी मंदिर में बैठे कीर्तन भजन करते, जंगल जंगल भटकते हैं, ये बड़े कमजोर होते हैं। बस उनको मुक्ति का पता ही नहीं। मुझे देखो, तुम शराब किस लिए पीते हो? मिल जो जाती है। अरे भाई, तुम्हारी मुक्ति का जवाब नहीं। आपको यकीन नहीं? हाँ, नहीं ऐसे लगता है नहीं। क्यों? मैं एक बात बताऊं, आप बिल्कुल बेकार है। अब देखो मास्टर, अगर मैं तुमको गाली दूं तो तुम तुरंत उसका जवाब दोगे ना, गाली से या नाराजगी से। लेकिन मास्टर, अगर मैं खुद को गाली दूं तो मुझ पर उसका कोई असर नहीं। मतलब मुझे मुक्ति मिल गई कहीं से। वैसे मास्टर, मुक्ति पाने का एक और तरीका है। वो क्या? मन को मारो, गोली मारो। अरे बंदूक उठाओ और गोली मारो। तो देर किस बात की है? जब बंदूक चलानी नहीं आती ना। अरे भाई, उनसे सिपाहियों से कह दो, तुम्हें गोली मार देगा, मुक्ति पा जाओगे। अरे भाई, आदमी ही आदमी के काम आता है। आदमी ही आदमी के काम आता है? गलत, बिल्कुल गलत। अरे मैंने इससे इल्तिजा की कि भाई मुझे गोली मार दे, तो वो हंसने लगा, बोला साले तुझे गोली मार दूंगा तो मेरी सिगरेट लेके कौन आएगा? बताइए, खुद गर्जी की हद है। साले गोली भी मारेंगे तो शर्तों पे। भाई, मुक्ति तो इतनी आसानी से मिल जाती है और मौत शर्तों पे। यही तो। अच्छा मास्टर, आपको बंदूक चलानी आती है? तुम्हारे पास बंदूक है? नहीं है तो क्या, मैं चोरी कर लूंगा। चोरी करना बुरी बात नहीं है। वो किसी ने कहा है ना कि वो मुजरिम नहीं जो भूखे बच्चे के लिए, वो मुजरिम नहीं जो भूखे बच्चे के लिए मेरे दस्तरखान
खान से रोटी चुरा कर ले गए। ठीक कहते हो भाई। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत है और तुम्हारे पास नहीं है तो उसके लिए चोरी करना ठीक है, गलत नहीं है। भाई जब किसी इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है और उसके लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ गलत नहीं, वाजिब है, जायज है। लेकिन भाई तुम्हारी ये दार्शनिक बातें मेरी समझ में नहीं आती। जहाँ तक सवाल है बंदूक चलाने का, तो भाई मैं बुलेट भी नहीं चला सकता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। एक तरीका है मेरे पास। बताओ, जल्दी बताओ। वो जो उस पार का सिपाही है ना, पाकिस्तानी? हाँ, उससे कह दो, वो गोली मार देगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहा था मैंने उससे कहा पाकिस्तानी सिपाही बड़े बहादुर होते हैं, तो हंसने लगा। बोला कोई सिपाही बहादुर नहीं होता, सब कमजोर होते हैं, सब अपनी जान बचाते हैं, इसीलिए कि खुद की जान न चली जाए गोली चला देते हैं। तब पता मैंने क्या किया मार? अरे मैंने लपक के पत्थर उठाया, मैंने 5 साल का पुत और चला मुझ पे गोली। हंसने लगा, हंसता रहा, हंसता ही रहा। मास्टर मैं भी तो पत्थर उठा के थक गया, मैंने पत्थर फेंक दिया, मुझे मुक्ति मिल गई। साला कमर में कोसे था। एक बात बताओ, तुम कुछ खाना वाना भी खाते हो कि बस यही है ना? अरे मास्टर खाना साधु सन्यासी खाते हैं, उन्हें जीते जी भगवान तक पहुंचना पड़ता है, मन के कमजोर होते हैं। कोई तरीका? मास्टर देखो मास्टर, मुझे घबराहट हो गई, मेरी मुक्ति भी उड़ गई। मास्टर मुझे होश आता, मास्टर मुझे डर लगने लगा, यादों के भूत मेरा पीछा करने लगे। मास्टर इसलिए तो मैं पी के अपने होश बुलाए रखना चाहता हूँ। वो देखो मास्टर, यादों के भूत मुझे दबोचे डाल रहे। मैं अपने होशो हवास खो देना चाहता हूँ मास्टर, मैं खो देना चाहता हूँ। मास्टर वो देखो बटवारे का मंजर, वो मेरा बच्चा, मेरी माँ। अरे ना जाने कितने बच्चे, कितनी माँ, बहुएं, बेटियां, सब भागे चले जा रहे। उनके पीछे तमाम लोग तलवार लेके भाग रहे हैं, उन पे तलवारें चला रहे हैं, पत्थर मार मार के उन्हें अधमरा कर दिया, सब भागे जा रहे हैं। मास्टर बोलो मेरे बच्चे का गला काट दिया। मास्टर मेरी बीवी को वो खींचे ले जा रहे हैं। अरे मेरी माँ को पत्थर मार मार के अधमरा कर दिया। मास्टर बहुत खुली पथराई आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मर गई मेरी माँ। सब भागे जा रहे मास्टर, वो दरिया में छलांग लगा है, वो देखो मास्टर कितनी बड़ी कुएं में कूद गए। भाग, बचने का कोई रास्ता नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं मास्टर। भागे मास्टर, सब तरफ लाशें की लाशें, चीख पुकार, खून ही खून, खून ही खून। मास्टर सब मर गए, मास्टर मर गए, मास्टर सब मारे जा रहे। मास्टर मैं बच गया, मैं बदनसीब बच गया, यादों का पिटारा लिए मैं बच गया। मास्टर
तुम बताते थे तुम्हारी बहन को कुछ वैसी खींच कर ले गई, इसलिए तुम रोते तड़पते हो, गड़पते। अरे मास्टर, मैं तो रोज ही ना जाने कितनी माँ बहनों बेटियों बच्चों के लिए रोता। मास्टर, इतना पागलपन, इतना वहशीपन किसी दौर में देखा कभी नहीं। मास्टर, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शराब चाहिए मास्टर, मुझे मुक्ति चाहिए मास्टर, मुझे शराब चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए मास्टर, मुझे मुक्ति चाहिए। कहते आवे मेरा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सही कहता है, तो ड्यूटी करते करते थक जाता है और रात भी बहुत आ गई है। और सिगरेट पिएगा? नहीं भाई, मेरे पास तो मेरा सामान है। अब कलेजे को ठंड पड़ गई। ओए सुरजा, ओए बता। ओए अपना गांव कैसा होगा? बदल गया होगा ना? मुझे तो बहुत अरसा हो गया यार घर छोड़े हुए। और कभी इस फ्रंट और कभी किधर भटकता ही रहना। मुझे भी गांव बहुत याद आता है। ओए जब मैं गुजरात विच पोस्टेड था तो वहाँ मौके बेमौके लोगों को अक्सर सुनाया करता था कि हमारे गांव विच सवेरे सवेरे पत्तों पर शवणम कैसे गिरती है, सर्दियों में बर्फ कैसे पड़ती है और गर्मियों विच दरिया कैसे अपने तेवर बदलते हैं। और तेनू पता, और तुम लोग जब घर छोड़कर चले गए थे तो तुम्हारे घरों में वो मोटे मोटे चमगादड़ और चूहे बसेरा करने लगे थे। हाँ यारा, सब कुछ बदल जाता है जब इंसान घर छोड़ता है ना, तो जीव जंतु घर में आबाद होकर घर का खालीपन दूर कर देते। ओए बंसिए, और तूने पता, ये सियासत दुश्मनी की जड़ है। ओए रंजिश का समंदर है और हम बोले बड़े लोग इसका शिकार हो जाते हैं। वो मार काट खून खराबे पर आमादा हो जाते हैं। ओए कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता हूँ और कभी कभी सोचना ही भूल जाता हूँ। ओए हमारे हिस्से यही तो आया है, एक दूसरे का खून करना, फतह के नारे बुलंद करना। फतह शिकस्त अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं जो कि हमसे ही होती हैं, पर हम गायब, गुमनाम। वो देख वो गुमनाम। अरे हमसे तो अच्छा वही है, सब कुछ भुलाए रहता है, वो पीता है और घूमता रहता है।
चले यारा, अपनी पोस्ट भी चलते हैं। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया यार। ड्यूटी तो करनी होती है। आओ चलो, घबराओ नहीं और बिल्कुल मत डरो। आ जाओ, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे अजीज से मिलाने के लिए चल रहा हूँ। आ जाओ, आओ 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 आओ। ये कौन है? ये है तुम्हारे भाई। भाई? हाँ। कितनी देर का भाई? हाँ, 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 पहले भाई, फिर भाईजान, फिर दूल्हा भाई, फिर खाविन, फिर यार, जो भी मिलता वो अपनापन जता के दोस्त बन जाता, और ना फिर वो ऐसे नोचता। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी बहन को क्या हो गया? ये क्या बोले जा रही है? मेरी बच्ची लाडली। साहब, सब्र से काम लीजिए। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये जब से मिली है अनजानों से बोल रही है। इसके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। इसको कुछ भी नहीं याद हुआ साहब। आप एक काम कीजिए, आप जरा नरमी से, प्यार से, अपनेपन से इससे बात करिए। इसको सब याद आ जाएगा। ये आपके खून की पुकार जरूर सुनेगी। आप बच्चा का आता रहूंगा साहब। ये कौन जा रहा है? कौन है ये? फारूक तो नहीं? नहीं, फारूक तो बहुत सारे था। वो नहीं। तुम कौन हो? यही रहते हो क्या? हाँ, यही पास में रहता हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। आओ चल, आओ चल। लेकिन ये जगह तो वो नहीं है। वो जगह ना बहुत खराब थी। सुनो ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। पता है कितने दिन से मैं भाग रही हूँ। पता है छुपते यहाँ तक आई हूँ, भागते, और अब ना मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे सोना है। हाँ, मेरे दिल की धड़कन, सो जा मेरी लाडली, सो जा बच्ची, मेरे बच्चे, सो जा। लाडली? हाँ? ये कौन है? हाँ? किसे बुला रहे हो लाडली? हाँ, याद आया। वो मेरे जानने में ना एक लड़की है, मेरी सहेली थी। उसके एक भाई भी था। भाई बहुत जालिम होते हैं, बहुत सब एक जैसे होते हैं। पर ना वो अपने भाई की लाडली थी। पर पता नहीं कहाँ खो गई। शायद हाँ शायद वो भीड़ वो भी खींच ले गई। बहन मिलेगी तो किस हाल में? बच्ची सोचो, याद करो, मैं तुम्हारा भाई, मेरी लाडली। अरे पागल हो? क्या बके जा रहे हो? कभी बच्ची, कभी बहन। पागल, क्या बक रहे हो? मुझे नहीं पहचानती। इतने जल्दी कैसे पहचानूं? अभी तो मिले हो, और फिर पता है जो भी मिलता था वो यही कहता, मुझे नहीं पहचानती। अब मैं मेरी बच्ची, मेरी लाडली, पहचानो मुझे, पहचानो, मैं तुम्हारा भाई। जबरदस्ती का मैं भाई बहन? अरे भाई, कितनी बार कहूँ, मैं कोई लाडली नहीं। तो मैं कौन हूँ?
एक अभागा भाई जिसकी बहन कहीं बिछड़ गई, अभी तक नहीं मिली है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। अरे हाँ, याद आया। पता है मेरा भी एक भाई है, उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। पता है, उसी को ढूंढ रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ बिछड़ गया। भाई 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 सब जालिम होते हैं। भाई तो बहुत मिले, पर सबके सब कसाई थे। पत्थर दिल थे। तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारा भाई कहाँ बिछड़ा था? बहुत याद करने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे याद नहीं आता। हाँ बस इतना याद है कि नहीं याद है मुझे, कुछ याद नहीं है। वो कैसा था ये भी याद नहीं है मुझे। कोशिश करो याद आ जाएगा। हाँ शायद वो मुझे यहाँ छोड़ गया, हाँ, नहीं वो मैं बिछड़ गई। नहीं, वो लोग मुझे खींच ले गए। तुम अपने भाई को बहुत चाहती, बहुत मोहब्बत करती हो। ये देखो, कौन बहन अपने भाई को नहीं चाहती। तो याद करो वो कहाँ रहता था, कैसा था, क्या नाम था उसका? कितनी देर से कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, और तुम एक ही रट लगा रही हो। बस मुझे इतना याद है कि मेरा भाई था, वो मेरे सर दबाता था। तुम बहुत तकलीफ में हो, लाओ तुम्हारा सर दबा दूं, आ जाओ। छूने वाले ना बहुत जालिम होते हैं। जिसने भी छुआ उसने मेरे जिस्म को कतरा कर दिया और मुझे ढकेल दिया, और फिर दूसरा आया, उसने भी यही किया। फिर क्या किया मैं भूल गई क्या किया। हे भगवान, अरे खुदा, परवरदिगार, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। तुम्हारे बंदों ने मेरी बच्ची को क्या बना दिया। जुल्म सितम और गुनाहों की कहानियां चस्पा कर दी इसके जिस्म पर। आज रावी चिनाब जेनम का पानी मैला हो गया, मेरी बहन भी मैली हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्या बके जा रहे हो? रावी चिनाब मैली, तुम फैसल तो नहीं हो? मैं संतराम, तुम्हारा भाई। एक बार मुझे पुकार के देखो, दरिया में छलांग लगा दूंगा, जान दे दूंगा। एक बार पुकार के देखो, एक बार। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं है। आप मेरे मौला है भगवान। अगर ये मुझे याद न कर सकी तो मैं पहाड़ से सर टकरा के अपना वजूद खत्म कर दूंगा। देखो, मैं अपने बहन के गुनाहों का कुफारा भुगत रहा हूं। देखो, मेरी बहन बेगुनाह है, बेकसूर है। मैं अपने जिस्म को चीर डालूंगा, जख्म ही जख्म होंगे मेरे जिस्म पर। खून और पीप की धारें बहेंगी मेरे जिस्म से। मैं चिल्ला के कहूंगा कि देखो तकसीम के बाशिंदों, मैं अपनी बहन के गुनाहों का कुफारा भुगत रहा हूँ। मेरी बहन बेगुनाह है, बेकसूर है, निर्मल है, भोली है,
नहीं मांगता, शरण नहीं मांगता, खाली अपनी बहन को मांगता हूँ। मेरी बहन मुझे वापस कर दो, मेरी बहन मुझे वापस कर दो। बहुत भोली है, तरस खाओ मेरी बहन पर, तरस खाओ। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मैं कितनी बदनसीब हूँ। कहाँ बिछड़ गई थी तू? मेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरी लाडली, मैं तुम्हारा भाई पहचाने होगी। मुझे याद आया, मुझे याद आया, मुझे याद आया। मैं बताऊं, लाडली कहाँ है? मैं बताऊं, लाडली कहाँ है? वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। छोड़ना नहीं। मेरी बच्ची, मेरी लाडली। भाई, 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 भाई मुझे, भाई, भाई, नहीं, भाई, भाई, वो लोग मुझे खींच ले गए और मेरे साथ। नहीं भाई, तुम चिल्ला रहे थे, मुझे याद है, तुम चिल्ला रहे थे, कोई मेरी बहन को बचा लो, कोई मेरी बहन को बचा लो। लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ। नहीं भाई, नहीं, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। मैं अपवित्र हूँ, मेरे जिस्म में दाग ही दाग है, मेरा दामन दागदार हो गया है भाई। मैं तुम्हारी वो बहन नहीं रही, मैं तुम्हारी वो बहन नहीं रही। ये लाडली मर चुकी है, ये लाडली मर चुकी है। तेरा बोल, तेरा पास, तेरा बोल, हिम्मत है तो बाहर आओ। आज तुमको, आज मैं जिस्म की आग सबको झुलसा देगी। बाहर आओ, बाहर आओ। नहीं भाई, छोड़ दो मुझे, जाने दो भाई, छोड़ दो मुझे भाई, छोड़ दो मुझे पाकिस्तान के इलाका है, भाई, छोड़ दो मुझे, जाने दो भाई, छोड़ दो मुझे। मत करो भाई के, मत करो। मास्टर, हे मास्टर, मर गए क्या? मुक्ति पा गया मास्टर। क्या मास्टर, बड़े खुदगर्ज निकले मास्टर तुम तो। अपनी बहन को पाते ही दुनिया छोड़ गए। अरे मास्टर, अब आने वाली नस्लों को सच्चाई की राह पर चलने की, वतन परस्ती की, अच्छे बूढ़े बुजुर्ग आदमी औरतों की इज्जत करने की, वतन को गुलिस्तान बनाने की कौन तालीम देगा मास्टर? अरे खुदगर्ज निकले मास्टर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लिखने वाले ने एक नए मुल्क पाकिस्तान का तसव्वुर किया और मुल्क का बंटवारा कर दिया। देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा कहने वाले के सामने ही लाखों लाशें बिछ गई। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया।
चंद सियासतदानों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बंटवारे पर मोहर लगा दी। 2 मुल्क बना दिए, बाशिंदों को उनकी जमीन से उखाड़कर नई मिट्टी में फेंक दिया और कहा फिर से अपनी जड़ें बनाओ, फिर से अपनी पहचान बनाओ। क्या मास्टर, चंद सियासतदानों ने लाखों लाशों के ऊपर, लाखों मजलूमों की लाशों के ऊपर 2 नए मुल्क बना डाले, बांट दिया, खुद दोनों मुल्कों के मसीहा बन गए। और हमारी तरह जो जिंदा लाशें सरहद पार करके इधर आ गई, उनको सियासत ने एक नई पहचान दे दी, एक नया नाम दे दिया, रिफ्यूजी। क्या मास्टर, अरे मास्टर अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। मास्टर, आने वाले समय में इन दोनों मुल्कों की आवाम इन मसीहाओं की जय जयकार करेगी, इबादत करेगी, बताया जाएगा यही इन मुल्कों के मसीहा हैं। सब लोग रिफ्यूजियों के दर्द भूल जाएंगे, क्योंकि हर जगह यही मसीहा पढ़ाए जाएंगे, इनकी जयंतियां सालगिरह मनेंगी और हम रिफ्यूजी लेकिन मास्टर, एक दिन कोई मसीहा पैदा होगा, एक दिन कोई मसीहा पैदा होगा मास्टर, जो जमीन पे आएगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा, इन नकली मसीहाओं के नकाब उतार देगा, सारी दुनिया को सच्चाई बताएगा कि इन मुल्कों की जड़ों में सियासतदानों की खुदगर्जी के अलावा हम मजलूम आदमी, औरतें, बुजुर्ग के चंद मासूम बच्चों की लाशें, उनके खून भी लगे हुए हैं। तो लाएगी सच्चाई सामने, चीख चीख के सच्चाई सामने आएगी मास्टर, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी मास्टर। मास्टर तुम मसीहा हो, ये सियासतदान मसीहा नहीं है, तुम रिफ्यूजी नहीं हो मास्टर, तुम मसीहा हो। हम रिफ्यूजी मसीहा हैं, हम रिफ्यूजी नहीं है, हम मसीहा, हम इन मुल्कों के मसीहा हैं जिनकी लाशों पर लोग मसीहा बन गए, हम रिफ्यूजी नहीं है। मसीहा, लेखक सागर सरहदी। मंच पर पाकिस्तानी सिपाही के रूप में थे नीरज दीक्षित। हिंदुस्तानी सिपाही की भूमिका में थे गौतम राय। मास्टर संतराम की भूमिका में थे लखनऊ रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी एवं रंग निर्देशक अश्वनी मक्खन। कैप्टन की भूमिका में थे अशोक शुक्ला। लाडली की भूमिका में थे लखनऊ रंगमंच की वरिष्ठ कलाकारा अनीता वर्मा। प्रकाश परिकल्पना देवाशीष मिश्रा जी का था।
संगीत संचालन अश्वनी श्रीवास्तव जी का था। मुख्य सज्जा अंशिका क्रिएशन और मंच सज्जा आदित्य विश्वकर्मा, सौरभ यादव, प्रणव, आदित्य वर्मा, अभ्युदय तिवारी और मृत्युंजय। सेट आशुतोष विश्वकर्मा और शिखर, रोजी मिश्रा और रत्ना ओझा का था। प्रस्तुति नियंत्रक अजय कक्कड़ और अशोक सिन्हा का था। गुमनाम की भूमिका और नाट्य निर्देशन कर रहे थे अनुपम बिसारिया। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर हमारे रंग निर्देशक अनुपम बिसारिया जी को सम्मानित करने की कृपा करें, स्मृति चिन्ह देकर। बड़ी तन्मयता पूर्वक सभी हमारे सम्मानित रंग दर्शकों ने इस नाटक को देखा और हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी ने और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय जी ने बड़ी तन्मयता से देखा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी अपने इस नाटक के विषय में जो उन्होंने देखा और उसे समझा, उसके संबंध में दो शब्द जरूर कहेंगे। मैंने एक जीवन अभिनय देखा और जो कुछ भी हम लोगों ने किताबों में पढ़ी वो विभाजन की विभीषिका को एक एकांगी लेखन के रूप में मैंने देखा। आज का जो विषय वस्तु थी वो थोड़ा सा लीक से हट करके था। पात्र बहुत कुछ मिल रहे थे और जो अभी तक मैंने सुना था वो शिष्टमंडल कहीं से आता था और कहीं पर देखता था, लेकिन आज जो शिष्टमंडल ने देखा तो निश्चित रूप से उस दर्द को घेरा है जिसको शायद ब्लैक एंड व्हाइट में स्थान नहीं मिलता था। आपने मन को झंकृत किया, मन और मस्तिष्क दोनों मंच पर ही केंद्रित था। बहुत अच्छा लगा और यह ऐसी प्रस्तुति है जिसको बार बार देखा जा सकता है और कभी भी मन उससे हटेगा नहीं। और आपने जो समय की नब्ज है उसको पकड़कर बहुत अच्छे तरीके से उसके दूसरे पक्ष को घेरा। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ पूरी टीम को और बिसारिया जी को। बिसारिया टाइटल तो हम लोग बहुत दिनों से सुनते रहे, लेकिन जिस भी रूप में आप बिसारिया के रूप में आए हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं आप लोगों के इस 5 सदस्यीय टीम थी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरे 1-1.5 घंटे का जो भी कार्यक्रम था उसको समा बांध दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं पुनः इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी जी से कहूँगा कि अब कार्यक्रम का समापन अपने आशीर्वचन के साथ समाप्त करवाएं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने तकरीबन 20-25 मिनट तक इंतज़ार किया, बैठे रहे, अपना समय दिया और इतनी ठंडक में यहाँ पे आप रहे कि नहीं, हमको नाटक देख के ही जाना है। ये जो चीज़ जो आपने यहाँ कलाकार हैं, ये क्या होता है एक्चुअली कि कलाकार अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है कि वो समा बांधे और ये आज का जो हमारा नाटक था, इसने तो मुझे भी रुला दिया। इतना अच्छा नाटक इन लोगों ने किया और आप सब ने उनकी तारीफ की, तालियां बजाई और उनका उत्साहवर्धन किया और 3 दिन हमारा जो थिएटर फेस्ट था इसको एंजॉय किया, सब लोग आए, बैठे, देखा और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं नेशनल पीजी कॉलेज के सर, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अगले साल फिर हम मिलेंगे स्वर संगीत के एक नए ड्रामा फेस्ट के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इसी के साथ आज नाटक का समापन होता है। इस नाट्य समारोह का हम आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।